नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के साथ बुलेटिन एक्सप्रेस हंड्रेड में, जहां हम आपके लेकर आए हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आजकल गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी आज भी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही तीनों विधेयकों को पारित कराने के लिए होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने का दिया ऑफर। कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही विधेयक पारित हो जाए मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी 100वीं जयंती पर प्लेटफॉर्म एक्स पर दी श्रद्धांजलि। संसद में देर रात तक महिलाओं के आरक्षण, संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा चली। इस दौरान कई बार लोकसभा की कार्यवाही बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा को बताया ऐतिहासिक पल। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से देश को मिलेगी नई दिशा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई होगी। संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान सांसद डॉक्टर इंद्र हांग सुब्बा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया और सिक्किम की लोकसभा की सीट बढ़ाने की मांग की। महिला आरक्षण बिल पर शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहता है। इससे पता चलता है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा, ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा, भाजपा ने महिलाओं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। हर हालत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये संसद में बहुत अच्छे से पास होगा। ये एक ऐतिहासिक बिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि उनकी पीएम मोदी के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर अपील ट्राइब्यूनल से क्लीन चिट पाने वाले लोग वोट डाल पाएंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, बंगाल की जनता टीएमसी की गुंडागर्दी को राज्य से खत्म करेगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन की मांग रखी। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म कराने का सभी से आग्रह किया। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में 18 अप्रैल को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह इस बार नहीं होगा। कोरिया के राष्ट्रपति के स्वागत समारोह की तैयारी के रिहर्सल के चलते कार्यक्रम किया गया रद्द। घटना के एवज में सीएम मोहन यादव ने दुख जताते हुए जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से जो घायल है 1-1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। ओडिशा में समुद्री स्थानिक योजना शुरू होगी। इसके लिए ओडिशा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर और इसके साथ साथ प्लानिंग के लिए एक नया बेंचमार्क किया जाएगा तय। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी आज दिव्य भारत, अ विंडो टू सोल ऑफ इंडिया पुस्तक का करेंगे विमोचन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज विज्ञान भवन में साधना सप्ताह 2026 के समापन समारोह को मुख्य रूप से करेंगे संबोधित। कोयला मंत्रालय आज मुंबई में ऊर्जा सुरक्षा के लिए 15वें दौर की वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी करेगा शुरू। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह आज उच्च शिक्षा के लिए वाणी योजना 2026-27 का आधिकारिक करेंगे शुभारंभ। कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में कोर्ट ने आरएजी के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सिवनी मालवा में 972
करोड़ के नर्मदापुरम टिमरानी मार्ग का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में इस नए हाईवे से इंदौर उज्जैन का सफर सुगम होगा। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने 106 करोड़ के 96 अन्य विकास कार्यों की सौगात भी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के नंदोशी में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास किया। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में स्थानीय अदालत ने 2 आरोपियों को 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से 4 हथगोले बरामद किए। आरोपी की पहचान अमृतसर के गलुवाल निवासी सागर सिंह के रूप में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में आज अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल के बीच अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान। राजस्थान, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल में आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज से 20 अप्रैल तक लू चलने की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और ओडिशा में 18 से 20 अप्रैल के बीच लू की स्थिति बनने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 17 से 20 अप्रैल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 18 से 21 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक वर्षा गतिविधियां जारी रहने का अनुमान। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि खासतौर से सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और कृत्रिम मेधा जैसे उभरते क्षेत्रों में आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $860 अरब के कुल निर्यात के साथ माल और सेवाओं के निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया, यह देश के लिए गर्व का विषय। भारत ने 2025-26 में निर्यात के मामले में नया कीर्तिमान किया स्थापित। आरबीआई आज 2 लाख करोड़ रुपए की 7 दिन की परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी करेगा आयोजित। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य बैंकों से अल्पकालिक आधार पर धन जुटाकर बाजार में अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करना। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग को दिए ज्ञापन में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 59,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया। सेबी ने वित्तीय खुफिया इकाई भारत और पीएफआरडीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कदम धन शोधन निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयासों का हिस्सा। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी से निपटने के लिए सूचना साझा करने के सहयोग को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक तनावों के बावजूद देश में एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सरकार के अनुसार एलपीजी की सप्लाई 98% तक पहुंची। किसी भी जगह गैस खत्म होने की स्थिति नहीं। आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए आपूर्ति सुनिश्चित। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धुलेरा में 66.166 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। मक्ति ब्रेक आप देखते हैं डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। इस परियोजना से करीब 21,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद। देश का पहला चिप निर्माण प्लांट ये होगा जो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित रसायनों, खासकर कैल्शियम कार्बाइड पर रोक की सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। FSSAI ने राज्य खाद्य आयुक्तों को पत्र लिखकर फल मंडियों और गोदामों में निरीक्षण बढ़ाने और ताज़ा फलों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार ने AI नीति और उसके आर्थिक प्रभावों को दिशा देने के लिए AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का गठन किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस अंतर मंत्रिालयीय निकाय की अध्यक्षता करेंगे। गूगल ने अपने AI मैच जेमिनी की मदद से वर्ष 2025 में भारत में नीति का उल्लंघन करने वाले 48 करोड़ विज्ञापनों को हटाया, साथ ही 17 लाख विज्ञापनदाता खाते जो है निलंबित किया। लद्दाख प्रशासन ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लुलु रिटेल के साथ किया समझौता और उसके तहत 1000 टन लद्दाखी खुबानी का निर्यात होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत और रूस ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्लोबल सम्मेलन का किया आयोजन। इस्पात मंत्रालय ने बयान में कहा कि बैठक में कच्चे माल की खरीद, तकनीकी सहयोग, उपकरण निर्माण और शोध अवसरों जैसे प्रमुख इस्पात क्षेत्र के शोध सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 93.14 पैसे प्रति डॉलर हुआ। विप्रो का बीते वर्ष की चौथी तिमाही में जो शुद्ध लाभ है वो 1.89% की गिरावट के साथ 3,501 करोड़ के पार। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम आय बढ़ने के कारण मार्च 2026 में समाप्त तिमाही में शुद्ध मुनाफा 4% बढ़कर 495 करोड़ के पार। IMF ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 3.5% किया। साथ ही पाकिस्तान की महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 8.4%। IMF ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व तनाव के बढ़ने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक SBP ने सऊदी अरब से 2 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिलने की पुष्टि की। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि हिजबुल्लाह अब अच्छे से व्यवहार करेगा। ट्रुथ सोशल पर साझा किया पोस्ट, ट्रंप ने कहा, यह हिजबुल्लाह के लिए एक महान पल, अब और कोई हत्या नहीं, शांति प्राप्त करना जरूरी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने लेबनान में 10 दिन के युद्ध विराम पर जताई सहमति, ताकि डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल को आगे बढ़ाया जा सके। नेतन्याहू ने कहा कि शांति समझौते में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों का खात्मा शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी जारी रखने के लिए ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित। दक्षिणी लेबनान के सिदोन में 10 दिन के युद्ध विराम के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने सड़कों पर गाने गाए और हॉर्न बजाकर खुशी जताई। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत का काम शुरू, हालात सामान्य करने की कोशिशें तेज। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का अब तक का सबसे भीषण हमला किया। हमले में 17 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की, कहा, रूस को वैश्विक नीति में कोई भी नरमी या प्रतिबंधों में ढील नहीं मिलनी चाहिए। जेलेंस्की ने हमले को रूस की बर्बरता बताया, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कड़े कदम उठाने की मांग की। कतर के अमीर शेख तमाम बिन हमद अल थानी ने मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैयद से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने बरका पैलेस में की बैठक। क्षेत्रीय घटनाक्रमों, सुरक्षा, स्थिरता, जन सुरक्षा, देशों के आर्थिक हितों के प्रभावों पर की चर्चा। सीरिया में जारी युद्ध के बीच मध्य तेहरान के यूसुफाबाद सिनेगॉग में ईरान के यहूदी समुदाय के सदस्य एकत्रित हुए। प्रार्थना और समारोह का किया गया आयोजन। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि यह संघर्ष यहूदियों के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकतों के बीच धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। इस दौरान नागरिकों की मौत पर भी जताई गई चिंता। मध्य अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य बलों ने अल साल्वाडोर में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया। संयुक्त राज्य दक्षिणी कमान के नेतृत्व में यह अभ्यास केंद्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा, मादक पदार्थ तस्करी और अवैध प्रवासन से निपटने पर केंद्रित।
अभ्यास 27 अप्रैल तक अल सल्वाडोर के कई स्थानों पर चलेगा, जहां अल सल्वाडोर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है। चिली के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट की सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए 40 विदेशी नागरिकों को निष्कासित किया। आधिकारियों के अनुसार इनमें से कई प्रवासी आपराधिक मामलों में शामिल थे। प्रवासन नियमों को और सख्त करने की तैयारी। पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात कर क्षेत्रीय तनाव कम करने पर की चर्चा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। ये गुजरात के ग्राउंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने 4 मैच खेले, 2 में जीत की हासिल, जबकि 2 ही मैच में मिली हार। गुजरात टीम ने पिछले 2 मैचों में दिल्ली और लखनऊ को हराया, केकेआर जीत की तलाश में। पंजाब किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की। पंजाब किंग्स ने टीम ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। ये पंजाब की मुंबई पर लगातार तीसरी जीत। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस की ओर से मिले 196 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इस जीत में पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 9 अंक के साथ शीर्ष पर। अरिजीत सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट पूरे कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ये कारनामा गुरुवार को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में किया। अर्शदीप आईपीएल में इतिहास में 100 विकेट लेने वाले 31वें खिलाड़ी बने। खास बात यह कि वो पंजाब किंग्स के लिए ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गेंदबाज हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद कूलर में चोट के कारण आईपीएल से हुए बाहर। तेज गेंदबाज खलील अहमद का आईपीएल से बाहर होना फ्रेंचाइजी टीम के लिए करारा झटका। खलील ने सीएसके की तरफ से अभी तक सभी 5 मैचों में लिया हिस्सा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किया शामिल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को संवारने और लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट को दोबारा शामिल करवाने में जय शाह की भूमिका को दी मान्यता। भारत दौरे पर आए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष विटोल्ड बांका ने कहा कि भारत में डोप को रोकने और डोपिंग के मामलों में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिरप्पा और रवि चोटवानी ने हैम्बर्ग ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के लिए दौड़ में बनाई जगह। पुर्तगाली खिलाड़ी बर्नार्डो सिल्वा मौजूदा सीजन के अंत में मैनचेस्टर सिटी को अलविदा कह देंगे। बर्नार्डो सिल्वा ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की कि वो मौजूदा सीजन के अंत में मैनचेस्टर सिटी छोड़ देंगे। बर्नार्डो सिल्वा ने 9 साल के शानदार करियर के दौरान क्लब के लिए 6 प्रीमियर लीग खिताब और यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने गैब्रियल डियालो के खिलाफ 6-1, 6-2 से जीत दर्ज करते हुए म्यूनिख में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला फ्रांसिस्को सेरेंटोला से हुआ। एक्सप्लेनर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।